पति के एक थप्पड़ से मुझे समझ जाना चाहिए। अरे एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। और फिर सारे अपने ही तो लोग हैं। आदमी जात है, कभी कभी गुस्सा सिर के ऊपर चला जाता है तो इंसान का हाथ उठ ही जाता है। अब दिमाग एक तरफ तो रहता नहीं है, 100 काम होते हैं। व्यापार, घर, रुपया, पैसा, बैंक लोन, रिश्ते नातेदार, कर्जदार। एक अकेला क्या क्या देख लेगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। कब तक यूं घर पर बैठी रहूंगी। मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं तो अब तुम्हें खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ सुजाता जी बोले चली जा रही थी, वही रागिनी अपलक एकटक माँ को निहारे जा रही थी। पर शायद माँ में वो अपनत्व अब उसे नजर नहीं आ रहा था। पर माँ के कहे शब्द जरूर उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा होता है तो जिगर बेटियां होती हैं। जो शब्द शादी के समय उसकी माँ ने उसके होने वाले ससुराल वालों के समक्ष कहे थे, उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहीं सुजाता जी पर्दे की ओट में खुद को बिखेरने से समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उनकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। फिर उनकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराये जैसे एहसास करा दिया जाएगा। पर सिवाय इसके उनके पास दूसरा कोई चारा भी न था। अपने आप को संभाल ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की आवाज सुनाई दी। रागिनी अपनी अटैची साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम तक का खाना बना दिया है, जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिकाई करती रहना, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साड़ी की कोर से 2000 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिया। शायद गलती मेरी ही थी माँ, मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं, रागिनी ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वहीं सुजाता जी को अपने दिए गए संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत जो हो रही थी। मन में एक डर था, पर वह भी खुशी में बदल गया। आंखों से आंसू पोंछकर सुजाता जी अंदर आ गईं। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हुई थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उनका मन अतीत के गलियारे में घूमने लगा। सुजाता जी के पति कैंसर से बहुत पहले ही इस संसार को अलविदा कह चुके थे। आधे से ज्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने ही घर के पिछले वाले हिस्से में परचूनी की दुकान खोल गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहन किया करती थी। रात को वो आस पड़ोस की सिलाई कढ़ाई का काम कर देती थी, जिससे उनके थोड़े अच्छे पैसे खड़े हो जाते। धीरे धीरे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। अपनी मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का नाम होता। बेटा हेमंत ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वहीं रागिनी पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। हेमंत का दिमाग व्यापार में खूब चलता। जल्दी ही उसने लोगों के घरों में होम डिलीवरी कर अच्छा सामान भेज अपनी एक धाक जमा ली थी। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। हेमंत पढ़ा था। पहले उसकी शादी हुई, बाद में रागिनी की। पर दुर्भाग्यवश रागिनी के भाग्य ने उसका साथ यहाँ भी नहीं दिया। मानो कष्टों से उसका गहरा नाता हो। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे, अर्जुन को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। एक के बाद एक उनके सारे शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी से अपना पैसा वापस लेकर निकल गए। इस सब का जिम्मेदार अर्जुन रागिनी को मानने लगा। वहीं परिवार वालों ने भी उसे अपशगुनी समझ लिया था। उनके हिसाब से रागिनी के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे, इसलिए आए दिन अर्जुन रात को अक्सर शराब पीकर रागिनी को मारने पीटने लगा था। कुछ समय तक तो वह सब कुछ सहन करती रही, पर जब एक दिन उसने शराब के नशे में सभी के सामने उस पर हाथ उठा दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर सुजाता जी के व्यवहार से उसे समझ आ गया था
कि उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए वह वापस अपने ससुराल चली आती है। यहाँ रागिनी जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखती है, अर्जुन के तेज ठहाके उसके कानों में बजने लगते हैं। क्या हुआ? हो आई अपने घर? भेज दिया ना वापस? यहाँ वो भी अपनी मनहूस बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहते। एक तो अपनी मनहूस बेटी हमें सौंप दी थी और ऊपर से वही हम पर धौंस जमाने चली थी। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रागिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्जुन ने उसके बालों को तेज पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर कर दिया। बहू है वो इस घर की, ऐसी निंदनीय हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पैसा तो हाथ का महल है, आज है कल नहीं। बहू आओ अंदर चलो, ये तुम्हारा ही घर है। रीमा जी रागिनी को उठाते हुए अंदर तक ले आई। रागिनी जो कुछ ही दिनों में जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो चुकी थी, वह अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत अचंभित होती है। पर शायद एक औरत ही एक औरत का दुख समझ सकती है। यही सोचकर वो चुपचाप अंदर चली आती है। रात वह अपनी सास के कमरे में ही बिताती है, पर उसे क्या पता था कि सुबह की भोर उसके लिए और भी भयभीत होने वाली है। सुबह 4 काले मुस्टंडे आदमी उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। वहीं अर्जुन और उसकी सास आराम से बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। ये लो, हमारा काम खत्म। अरे व्यापार में घाटा तो सब बहाना था, असल में तो हमें किसी भी तरह अपना कर्ज उतारना था, जो अब पूरा हुआ। अब से तुम इनके हवाले और हमें शहर से दूसरे शहर। पूरे कमरे में सभी लोगों के हंसने की आवाज बहुत तेज गूंज रही थी। वहीं रागिनी, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया उसके हमसफर ने ही उसे बेच दिया था, जिसमें उसके साथ पूरा परिवार भी शामिल था। उसकी चित्कार और रुदन सुनने वाला उस पूरे घर में कोई न था, और ना ही अपने बचाव करने का कोई भी रास्ता। जिस इंसान पर भरोसा कर अपनी पूरी जिंदगी उसे सौंप चुकी थी, वो उसे पहले ही किसी को बेच चुका था। उसके पास कोई चारा ना बचा था। जब तेरे पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, तब हर किसी की गलत निगाहें मुझ पर रहती। एक अकेली औरत दुनिया की नजरों में सबसे आसान और सरल निशाना होती है, पर अपने अंदर की हिम्मत और खुद के आत्मविश्वास से हर डर का सामना किया। कभी तुम दोनों और अपनी इज्जत पर आज तक नहीं आने दी। याद रखना, एक स्त्री अगर अबला है तो वही काली भी है। बचपन में माँ के कहे शब्द उसके कानों में तेज गूंज रहे थे, पर एक कमरे में अकेली वह और साथ में 5 शराब के नशे में मजबूत शरीर के आदमी कैसे ही खुद का बचाव कर पाती। खुद को समर्पण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था रागिनी के साथ। पति के एक थप्पड़ से मुझे समझ जाना चाहिए, भाग 2। अब तक आपने सुना, रागिनी वापस ससुराल तो आ जाती है, पर जो कुछ भी उसके साथ होता है वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके पति अर्जुन ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को किसी और के सुपुर्द कर दिया था। जहां अर्जुन और सीमा जी आराम से चाय पीने में व्यस्त थे, वहीं चारों लंबे चौड़े आदमियों की निगाहें रागिनी पर टिकी हुई थी। अब आगे चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं अकेले कैसे इनका सामना कर पाऊंगी। पर मुझे कुछ न कुछ खुद से ही करना होगा। यहाँ कोई भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाने आने से रहे। रागिनी के मन में अथाह विचार चल रहे थे, पर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एकाएक रागिनी ने अपने कपड़ों को खुद ही फाड़ना शुरू कर दिया और बाल खोल के जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब तक वो चारों आदमी कुछ समझ पाते, उसने अपना ही सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। रागिनी का इतना भयंकर और डरावना रूप देखकर चारों ही घबरा गए और रागिनी को पागल समझने लगे। उन्होंने अर्जुन को उनके साथ धोखा करने के लिए पकड़ लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। इस सभी का फायदा रागिनी ने उठाया और वो वहां से भाग निकली। सुबह के 11 बज रहे थे। रागिनी के कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी ऐसी दयनीय और डरावनी हालत देख आधे से ज्यादा लोग किनारा कर रहे थे। पैसे की एक पाई उसके पास न थी। किसी से क्या ही मदद की गुहार लगाती। अभी उसके मन में इतने विचार चल ही रहे थे कि वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। आपके पति कौन है? कहाँ रहती हो? तुम्हारी इस हालत का
कौन जिम्मेदार है? होश में आते ही रागिनी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया था। मुझे बताना चाहिए या नहीं? पर तुम माँ बनने वाली हो सके तो अपने घर से किसी को बुला लो, नर्स ने उससे कहा था। रागिनी को तो कुछ समझ नहीं आता कि वह इस खबर को सुनकर हंसे या रोए। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे, पर वहां मौजूद नर्स ने उसे संभाल लिया था। उसकी मदद से रागिनी ने अपनी माँ को फोन मिलाया। थोड़ी देर में माँ, भाभी, भैया तीनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। रागिनी से पूरी कहानी जानने के बाद हेमंत अर्जुन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है। तीनों को ही जेल होती है। वहीं हेमंत रागिनी को लेकर उसके घर ले आता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी रागिनी को अपने मायके में न केवल भावनात्मक सहारा मिलता है, बल्कि उसका शारीरिक ध्यान भी रखा जाता है। जिस बहू के डर से सुजाता जी ने उस नरक में भेज दिया था, वह भाभी उसकी खूब सेवा भाव करती है। 15 दिन बीत जाते हैं, तब सब रागिनी से उसका बच्चा गिराने की सलाह देकर उसे एक नए सिरे से फिर से जीवन जीने की सलाह देने लगते हैं, पर रागिनी उसके लिए तुरंत मना कर देती है। जब माँ आप अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? फिर मेरे साथ तो आप सभी का साथ है। रागिनी निर्णय ले लेती है, पर मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर दे दीजिए, मैं वहां चली जाऊंगी। रागिनी हाथ जोड़कर सभी से कहती है, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। भाभी एक बार फिर उसका साथ देती है। रागिनी को घर के पास ही एक कमरा दिलवा दिया जाता है, क्योंकि वह अपने आप को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहती। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इतनी आसानी से भूल भी नहीं सकती है, पर चूंकि अब वह अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वह इस बच्चे को अपनी जिंदगी में भी लाना चाहती थी, वह अपने बच्चे और खुद को एक आत्मसम्मान की जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए अलग घर में रहती है। सुजाता जी रोज से ही उसके घर की तरफ चक्कर लगाया करती थी। वहीं भाई हेमंत और भाभी भी उसकी हिम्मत और ढांढस बढ़ाते रहते। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है, साथ ही पहले की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी। आसपास के सभी लोग भी रागिनी का खूब ध्यान रखते। कोई भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। सभी के सहयोग से कब रागिनी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और वो एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सुजाता जी और सभी लोगों की देखभाल से वो समय भी जल्दी कट जाता है। 5 साल बाद 2 कमरों का घर सुंदर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आस पड़ोस के सभी लोग आ जा रहे थे। रागिनी एक सादा सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी मेहनत की कमाई से लिए गए घर का तेज उसके माथे पर चमक मार रहा था। आत्मविश्वास से भरी रागिनी अब सभी के सामने सिर उठाकर कह सकती थी कि ये उसका खुद का घर है, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। उसे अपना जीवन यापन करने के लिए अब ना किसी मायके की जरूरत है और ना ही ससुराल की, पर वह अपने घर आए सभी मेहमानों के समक्ष बोलना शुरू करती है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आप सभी की बदौलत हूँ। सही समय पर अपनी बेटी पर विश्वास कर उसे नरक में वापस ना भेजकर जो उपकार उस समय मेरे घर वालों ने मुझ पर किया, वही मेरे लिए नई जिंदगी साबित हुआ है। मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटी पर विश्वास करना सीखें। जरूरी नहीं कि हर बार बेटी को ही समझौता करने की हिदायत दी जाए। मानती हूँ मैं कि एक लड़की को अपने ससुराल और नए घर में एडजस्ट करना आना ही चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी हो, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आगे आए, उसके मन की बातों को पढ़ें, उसका साथ दें। बदले में वह बहुत कुछ कर सकती है। मत सोचें कि आपकी बहू क्या सोचेगी, मत सोचें दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बिना पति के कैसे उसका गुजारा होगा। सोचें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में, जैसा आप सभी ने मेरे लिए किया। आप सभी और अपने भाई भाभी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की हर कठिन मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया।
बस आगे भी मेरी बेटी और मुझ पर इस तरह से अपना आशीर्वाद देते रहिए। रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं सभी लोगों की आंखों में अपनी बिटिया की तरक्की की खुशी। दोस्तों, ये निम्न मात्र एक रचना नहीं है, बल्कि किसी के जीवन का पूर्ण आधार है। सच यही है, बेटियों को एक गलत और दम घुटने वाली जिंदगी से बेहतर उन्हें पंख लगाकर उड़ने की इजाजत और थोड़ा सा साथ देकर देखिए, वो भी हौसलों की उड़ान भरती दिखेंगी। और एक बार जब आप आंख बंद कर उसका साथ देंगे, उसे सही समझेंगे, तब धीरे धीरे हमारे आसपास के भी उसका साथ और सहयोग जरूर बनाएंगे और उसे अपना बुरा वक्त भूलने में जरूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रागिनी ने सही किया या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।